Exercise number 2.33. A parallel plate capacitor is to be the designs with a voltage rating. मीन्स का आपको एक वोल्टेज दे रखा है 1 किलोवोल्ट so that 10⁻³ volt. Then after material of the dielectric constant is a 3 and dielectric strength is about 10⁻7 volt per meter. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3 और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर. डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. A material is tolerated without the breakdowns, without the starting no conducting electricity through the partial ionizations. For the safety, we should like the field never to exceed say the 10% of the dielectric strength. What the minimum the area of the plate is the required to have the capacitance of the 50 picofarad. मीन्स का आपको कैपेसिटेंस दिया रखा है 50 पिकोफेराड. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, बट आपको यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि भाई आपकी जो डायलेक्ट्रिक फील्ड है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 10⁻7 है, बट आपको 10% क्या करना है? 10% उससे आपको एक कम रखना पड़ेगा. तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो ई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? 10% ई मैक्सिमम. मीन्स का 10% का क्या मीनिंग हुआ? 10/100 इंटू यहाँ पे है 10⁻7. तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होती है 10⁻6 वोल्ट पर मीटर. तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो गई. यहाँ पर हम क्या कर देते कि भाई हमारा कैपेसिटेंस का इक्वेशन हम पुट कर देते हैं. सी इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन था ε0A/d. तो इसमें से आपको एरिया को सब्जेक्टिव बनाना है. तो इसमें आपको पहला डी की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, बट डी आपको दिया नहीं है, तो डी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? देखिए, ये पहले तो आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपको 10⁻6 वोल्ट पर मीटर फाइंड आउट हुई. अगर इसमें आपने डायलेक्ट्रिक मटेरियल को पुट किया है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है. ठीक है, और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी? ई इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाई के टाइम्स. ठीक है, तो के टाइम्स उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है. ओके, देन आफ्टर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, बट आपको यहाँ पे पोटेंशियल भी दे रखा है. तो आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू V/d पुट कर सकते हैं हम. तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे? E0 के बदले हम V/d. तो V/ हमारा इक्वेशन होगा V/d इंटू के. ध्यान पर हमको डी नहीं दिया हुआ है तो डी हम सब्जेक्टिव बना लेते. तो डी हमने सब्जेक्टिव बना लिया. तो डी इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या बना? V/e इंटू के. ओके, तो पोटेंशियल हमको कितना मिल रहा है? 10⁻3. तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 10⁻3. और देन पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको 10⁻7 नहीं लिखना है, बट 10% डिक्रीज करके 10⁻6 लिखनी है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10⁻6 और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3. तो हमारा आंसर आ जाएगा कि भाई 6 है तो ऊपर चला जाएंगे तो हो जाएगा -6 और 10⁻3/3. दिस इज द डी. देन आफ्टर हमको क्या पुट करना है कि भाई ए हमारा डी फाइंड आउट हो गया. तो हम इसमें हम डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे और सी की वैल्यू आपको दे रखी है और एरिया आपको निकालना है. तो अब हमको यहाँ से एरिया को सब्जेक्टिव बना देना है. तो एरिया को हमने सब्जेक्टिव बना दिया. तो हमारा इक्वेशन बना CD/ε0 और सी की वैल्यू 50 पिकोफेराड है. इसके 50 इंटू 10⁻12. देन आफ्टर डी, तो डी इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे? 10⁻3 अपॉन इसके ε0 की वैल्यू क्या होती है? 8.85. तो हम पुट करते थे 8.85 इंटू 10⁻12. देन आफ्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा कि भाई 3, क्योंकि यहाँ पे 10⁻3/3 है ना, तो यहाँ पे हमको 3 लिखना पड़ेगा. ओके, तो उसका एरिया हमको फाइंड आउट होता है 8.7 इंटू 10⁻3 मीटर स्क्वायर इज नियर बाई टू 1.9 इंटू 10⁻3 मीटर स्क्वायर. ओके, अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? भाई 10⁻4. तो 10⁻4 कैसे करेंगे? 90 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर. तो इसी को हम लिख सकते हैं 90 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 इंटू 10⁻4 होना चाहिए. ठीक है, ओके. Example number 2.34, that describe the schematically the equipotential surface the corresponding to. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिया कि भाई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लाइन इन द जेड डायरेक्शन. ओके, तो मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कि आप मान लीजिए कि ये आपकी एक जेड एक्सिस है और ये है आपका एक एक्स एक्सिस और ये है आपकी एक वाई एक्सिस.
ठीक है। आप एक्सिस कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो, एक्सिस आपकी आर्बिट्रेरी होती है, ठीक है। बट आपको क्या याद रखना है कि भाई उसकी इसका एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ पे है कि भाई जेड की डायरेक्शन में है, ऐसी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक कांस्टेंट है। तो आपको यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे फाइंड आउट होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको एक इक्वी डिस्टेंस पे फाइंड आउट होगी, ठीक है। ऐसे आप ऐसे यहाँ पे प्लेन ड्रॉ कर दीजिए। तो ए प्लेन मीन्स के कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको एक इक्विपोटेंशियल प्लेन आपको मिल जाएगा इक्वी डिस्टेंस पे। देन आफ्टर बी देखिए, तो फील्ड दैट द यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड बट द रिमेन इन अ कांस्टेंट जेड डायरेक्शन। तो दूसरे केस के लिए आप कैसे ड्रॉ करेंगे कि दूसरे केस के लिए आपके जेड डायरेक्शन है एक्स और वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंक्रीज होती है, जेड डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है। तो मैंने आपका प्लेन कैसे बनेगा कि पहले आपने ऐसे प्लेन बना दिया एक्स वाई प्लेन, देन आपका दूसरा प्लेन आपका ऐसे होगा, देन आपका तीसरा प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। ख्याल आया? ओके। तो आपका डिस्टेंस मीन्स के एक्स वाई प्लेन बट दे गेट द क्लोजर टू क्लोजर, मीन्स के उसकी बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होने लगेगा, मीन्स के डिक्रीज होने लगेगा। देन आफ्टर अ सिंगल द पॉजिटिव चार्ज एट द ओरिजिन्स, आपको सी ऐसा दिया हुआ कि भाई आपका एक सेंटर में एक चार्ज क्यू दिया हुआ है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से एक रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है ऐसी। ओके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेंटर में है, तो सेंटर में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्राउड्स है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। और हमको मालूम है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल का पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसके ए परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, 90 90 90, तो सभी को हमने क्या कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको दूसरी ऐसी मिलेगी। ओके। देन आपको हमको AC मिलेगी, उसकी भी इसका डिस्टेंस क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। ये जो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रही है एक स्फीयर टाइप की, बट उसकी भी इसका डिस्टेंस आपको इंक्रीज होने लगेगा। क्यों डिस्टेंस इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, डिस्टेंस इंक्रीज होने से, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है KQ/R²। सो दैट डिस्टेंस इंक्रीज होने से सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स के सपोज के R है और यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स के R' है, तो इन डिस्टेंस इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होने से हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको मिलता है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। ख्याल आया? ओके। देन आपने लास्ट देखिए, अ यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग इक्वली द स्पेस पैरेलल चार्ज वायर इन अ प्लेन। ओके। पैरेलल चार्ज वायर आपने एक प्लेन में रखा हुआ है, तो उसमें आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पे, आपकी जो ग्रिड है, ग्रिड के नियर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स के चेंज होती है। बट आप ग्रिड से एक लार्ज डिस्टेंस पे आप जाएंगे तो वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको पैरेलल मिलती है। चला है? वो कैसे कि आप देखिए कि भाई यहाँ पे सपोज के आपका ग्रिड मीन्स के आपके एक लाइन में यहाँ पे ऐसे चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे क्या उसका क्राउड क्या मिलेगा, आपको कंटिन्यूसली मीन्स के वेरिएबल मिलेगा। यहाँ से भी ऐसे टर्न होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी जाती है, ठीक है, और रेडियली डिस्क में मिलती है। तो यहाँ पे जो हम इसका आपका जो पोटेंशियल मिलता है, वो पोटेंशियल की इक्विपोटेंशियल की जो सरफेस होती है वो चेंज होती है, उसकी शेप चेंज होती है। बट आपने डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, इतना आपने डिस्टेंस कर दिया, तो यहाँ पे आपका जो प्लेन बनेगा वो प्लेन कैसे बनेगा, पैरेलल टू ईच अदर बनेगा, ठीक है। ओके। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई सन में से जो लाइट आ रही है वो अर्थ पर आ रही है, तो अर्थ पे सभी एरिया का टेम्परेचर सेम होता है। वाई? बिकॉज उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक मीन्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स के पैरेलल आती है, ठीक है। ओके। क्योंकि लार्ज डिस्टेंस होने से वो पैरेलल आएगी। Exercise number 2.35, a small sphere of the radius r1 and the charge is q1। तो हम यहाँ पे एक स्मॉल स्पीयर हम ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, उसकी रेडियस आपको दे रखी है r1 और उसका चार्ज आपको दे रखा है q1। Enclosed by the spherical shell of the radius is r2 and the charge is q2। ओके। और हम दूसरा स्पीयर ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं कि भाई उसकी रेडियस आपको एक r2 दे रखी है और उसका चार्ज है q2। Show that the q1 is a positive charge will necessarily flow from the sphere to shell।
ओके आपका चार्ज मीन्स के ट्रैवलिंग करता है, वो कैसे ट्रैवलिंग करता है, जो आपका फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट मीन्स के जो R1 आपने कंसिडर किया है, दिस इज अ स्फीयर, देन आफ्टर ये आपका मीन्स के एक आउटर सेल अवेलेबल है, ठीक है। ओके तो आपका चार्ज कैसे मूव करता है, इज ए चार्ज विल नेसेसरी फ्लो फ्रॉम द स्फीयर टू सेल, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई स्फीयर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका चार्ज कैसे मूव करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे आपको दिया रखा है कि भाई आपका चार्ज मीन्स के Q1 चार्ज है, वो Q1 चार्ज स्फीयर में से सेल में आती है, तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और उसका पोटेंशियल कम होगा, वो आपको दिखाना है, ठीक है। ओके तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए कि पहले हम एक आउटर इनर सरफेस के लिए, हम एक इनर सरफेस के लिए इसका हमारा पोटेंशियल हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर से ड्यू टू द चार्ज Q1, पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर ड्यू टू द चार्ज Q1, तो हम उसको हम नाम दे देते हैं बाई V1। V1 पोटेंशियल हमने कैसे फाइंड आउट किया, इनर स्फीयर में ड्यू टू द चार्ज Q1, तो Q1 यहाँ पे और उसकी सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है R1, तो उसका इक्वेशन हमको मिलेगा 1/4πε0 Q1/R1। देन आफ्टर पोटेंशियल इज द इनर द स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ द इनर द स्फीयर ड्यू टू द चार्ज Q2, तो देखिए भाई Q2 चार्ज आपका एक स्फेरिकल सेल की आउटर सरफेस में दे रखा है, और आपका पॉइंट कहाँ पे कि भाई सेल की इनसाइड है, अगर सेल की इनसाइड होता तो वहाँ पे आपका पोटेंशियल कितना आता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट बढ़ के वो कितना आता है, ऑन दी सरफेस जितना आता है, ठीक है। तो आपको V2 क्या लिखना पड़ेगा कि भाई V2 इज इक्वल टू 4πε0 Q2/R2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल इनर द स्फीयर, हमको फाइंड आउट करना है, तो Vi इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, V1 + V2 हम लिख देंगे, ठीक है। तो दोनों में से हमारा कॉमन क्या निकलेगा, 1/4πε0, और यहाँ पे हम लिख देंगे Q1/R1 + Q2/R2। देन आफ्टर हमको एक आउटर स्फीयर के लिए हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, आउटर द स्फीयर द पोटेंशियल ड्यू टू द Q2 चार्ज, तो उसको हम नाम दे देते हैं V3, तो V3 इज इक्वल टू क्या होगा कि Q2/R2। देन आफ्टर आउटर द स्फीयर द ड्यू टू द चार्ज Q1, हमको एक आउटर द स्फीयर में पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल ऑफ द आउटर द स्फीयर ड्यू टू द चार्ज Q1, तो उसको हम नाम देते हैं V4, तो V4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 डिस्टेंस है हमारा R2, ठीक है। देन अपन हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हम उसको बोलेंगे भाई आउटर पोटेंशियल V0 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V3 + V4, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 1/4πε0, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आप 1/4πε0 पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे Q2/R2 + Q1/R2। देन आफ्टर आपका चार्ज कहाँ से कहाँ जाता है, स्फीयर में से सेल में जाता है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मीन्स के इनर स्फीयर का पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई इनर स्फीयर Vi - आउटर स्फीयर है हमारा VO, इनर स्फीयर की रेडियस कितनी है R1, और आउटर स्फीयर की रेडियस कितनी है R2 रेडियस है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल्स टू VR1 - VR2। ओके तो आपको इसमें से उसको बात कर देना है, ठीक है, इसका आपको एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आप सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 1/4πε0 पहले तो आपका इसका कॉमन निकल जाएगा 1/4πε0, देखिए यहाँ पे Q1/R1 + Q2/R2, और यहाँ पे माइनस होगा Q2/R2, और ये माइनस होगा Q1/R2। ओके ये दोनों आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q1/R1 - Q1/R2। ओके तो ये आपका इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हुआ, और ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका कैसे आता है कि भाई Q1 चार्ज आपको पॉजिटिव दे रखा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, और आप R2 की वैल्यू क्या आएगी, R2 की वैल्यू मीन्स के आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई R1 की कंपेरिजन में वो ज़्यादा है, अगर आपका मीन्स के डिवाइड मैक्सिमम होगा तो ये आपका मीन्स के पोर्शन क्या मिलेगा, मिनिमम। ओके तो इसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी कंपेरिजन में इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, और अगर आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, और इसकी भी वैल्यू आपको मल्टीप्लिकेशन होगी, तो इसका आपका डिफरेंस, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका कैसे आया, पॉजिटिव। तो आप बोल सकते हो कि भाई आपकी जो इनर स्फीयर है तो इनर स्फीयर का पोटेंशियल सेल से ज़्यादा होगा, तो इसलिए तो आपका चार्ज Q1 चार्ज इज अ ट्रांसफर फ्रॉम द स्फीयर टू सेल। एक्सरसाइज नंबर 2.36, इसमें सभी के थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ठीक है। ओके देखते हैं हम, फर्स्ट हमको दे रखा है कि भाई द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर
is at the about the 400 kilowatt with respect to the surface of the earth। मीन्स कि आपका जो एटमॉस्फेयर है, सपोज कि आप मान लीजिए कि ये आपका एटमॉस्फेयर है, उसका आपको पोटेंशियल कितना दे रखा है 400 किलोवाट इज रिस्पेक्ट टू दी अर्थ सरफेस। ये आपकी एक अर्थ सरफेस अवेलेबल है, उसकी रिस्पेक्ट में उसका पोटेंशियल है 400 किलोवाट of the earth corresponding to the electric field that the decrease with the altitudes the near the surface of the earth the field is about the 100 volt per meter। तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होके यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मिलती है 100 वोल्ट पर मीटर। ओके, why then do we not get the electric shock has we the step out the our the house into the opens। मीन्स के हमारा सपोज के यहाँ पे हाउस अवेलेबल है ऐसा, तो हम हाउस में से बाहर निकलते हैं तो हमको इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं। तो हम कहाँ पे खड़े कि इसके अर्थ की सरफेस में हम खड़े हैं। तो अर्थ की सरफेस का पोटेंशियल कितना है, अर्थ की सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स के पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना पर मीटर। तो आपका पोटेंशियल फाइंड आउट होगा 100, और यहाँ पे पॉइंट का ये पोटेंशियल कितना होगा 100, और यहाँ पे पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा 100। तो ए वाली सरफेस हमारी जो अर्थ वाली सरफेस है, अर्थ वाली सरफेस हमारी क्या बन गई इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे आपको मीन्स के इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता। क्या है, क्योंकि सभी का पोटेंशियल क्या है इक्वल है। तो आपका चार्ज कैसे मूव होगा? क्या है, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल है, बट वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए आपका क्या होना चाहिए कि भाई पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, एक हाई पोटेंशियल वाला कोई इक्विपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल मीन्स के जो इंक्रीज होगा तो वहाँ से आपका चार्ज का फ्लो होगा, पर यहाँ पे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल आपको क्या मिल रहा है इक्वल मिल रहा है। ओके, बी देखिए, A man fixed outside his house one evening the 2 meter high insulating the slab carrying on its top of the large aluminium sheet of the area is 1 meter। और एक मैन क्या करता है, वो उसकी जो हाउस होती है तो हाउस की टॉप पे उसने ऐसा एक प्लेट रख दिया, ठीक है, और उसकी डायलिटिक मीन्स के इंसुलेटिंग स्लैब रख दिया, और उसकी हाइट एक मीन्स के 2 मीटर हाइट वाला मीन्स के इंसुलेटेड स्लैब रख दिया। उसकी हाइट मीन्स के 2 मीटर थी, और उसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर है। विल ही गेट द इलेक्ट्रिकल शॉक इफ ही द टच द मेटल शीट द नेक्स्ट मॉर्निंग। ये मेटल शीट को आपने कहा कब रखा था इवनिंग में, देन आफ्टर वो क्या करता है कि भाई वो मॉर्निंग में उठ के यहाँ पे उसको टच करता है तो उसको शॉक लगेगा, ऑब्वियसली शॉक लगेगा। क्यों? देखो यहाँ पे मैन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये मैन है और ये ऐसे टच करता है यहाँ पे। तो ये पूरी नाइट पे यहाँ पे जो क्लाउड्स एटमॉस्फेयर का जो चार्ज होता है वो एटमॉस्फेयर का चार्ज यहाँ पे मिस के क्या हो जाएगा होल हो जाएगा, सभी चार्ज यहाँ पे होल हो जाएगा, और उसका पोटेंशियल ग्रेजुअली क्या होने लगेगा इंक्रीज, उसका पोटेंशियल ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगेगा। और अर्थ का पोटेंशियल मीन्स के कांस्टेंट होता है, अर्थ का पोटेंशियल होता है सपोज के 0 और उसका पोटेंशियल है इंक्रीज, ठीक है। तो आपका चार्ज कैसे फ्लो होगा भाई हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो आपको यहाँ पे शॉक लगेगा। ओके, देन आफ्टर सी देखिए, the discharging current in the atmosphere is due to the small conductivity of air is not to be the 1800 ampere on the average over the globe. Why then does the atmosphere not discharge itself completely in due the cause and become the electrically neutral? In other the word, what the keeps the atmosphere the charge? तो एटमोसफियर में क्या होता है कि भाई ड्यू टू अकरेंस द थंडरस्टॉर्म मीन्स के लाइटिंग जब होती है तब आपका एटमॉस्फेयर मीन्स के डिचार्जिंग होता है, बट एटमॉस्फेयर एक साइड आपका डिचार्जिंग होता है और दूसरी साइड चार्ज भी होता है, ठीक है। मीन्स के दोनों के अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट इज अ डिचार्जिंग करंट एंड द करंट ड्यू टू द चार्ज एटमॉस्फेयर आर इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। जितना मीन्स का आपका चार्ज डिस्चार्ज हुआ इतना आपका चार्ज वापस एटमॉस्फेयर में चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसलिए आपका एटमॉस्फेयर कैसे होता है कि न्यूट्रल ही होता है, थंडरस्टॉर्म होने के बाद भी वो न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि थंडरस्टॉर्म में आपका चार्ज इसका डिचार्जिंग होता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे एटमॉस्फेयर में आपका चार्ज इसका चार्जिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका इसके चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आता है, इसलिए वो कैसे है एक न्यूट्रल ही है। देन आपने डी देखिए, what are the form of the energy into which the electrical energy of the atmosphere is dissipated during the lighting। मीन्स के जब थंडरस्टॉर्म होता है तो अब इसमें से एक लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो तो पहले एक लाइट प्रोड्यूस कर देती है, तो एक लाइट एनर्जी में वो कन्वर्ट होती है। देन आफ्टर वो एक मीन्स के हीटअप होती है, मीन्स के जो लाइट होती है तो उसके पास एक थर्मल एनर्जी भी अवेलेबल होती है,
जब आपकी मीन्स के थंडरस्टॉर्म आपके ऊपर पड़ेगी तो आपको एक मीन्स के हीट भी फिर होगा, तो यहाँ पे एक हीट एनर्जी भी आपकी मीन्स के प्रोड्यूस होती है इसमें से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से एक लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, देन पर एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई और आपको आवाज़ भी सुनाई देगी, तो एक साउंड एनर्जी भी आपकी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ओके, और सभी सारी एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से पहले तो आपकी एक लाइट एनर्जी, देन आफ्टर हीट एनर्जी, और आपको एक साउंड भी सुनाई पड़ेगा, ठीक है। तो साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ऐसे आपकी एनर्जी सभी कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी में।